हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन और टीआईआर को करेंगे। रिफ्रैक्शन एंड टीआईआर। इसके बाद का जो लेंस पे का फॉर्मूला है, जो लेंसेज की सारी डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो अब रिफ्रैक्शन जो है, अब हम बेसिकली इस वीडियो में पहले रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन हमने जैसे 10th में पढ़ा था। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है? हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है वो होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेसिकली जब हमारी जो रे है, ठीक है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। ठीक है, उसके डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज आ जाता है। ओके, और इस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गई, ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, ये जो रे है वो रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है जी, अब देखो रिफ्रैक्शन के कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन की कंडीशंस क्या क्या है। तो हम एक बार कंडीशंस देख लेते हैं रिफ्रैक्शन की। इसकी कंडीशंस है कि हमारी फर्स्ट जो है वो रे जो है वो ऑब्लिकली फॉल करनी चाहिए। ठीक है, तो जो रे की लाइट है वो ऑब्लिकली होनी चाहिए, किसी एंगल पे होनी चाहिए। अगर वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगी, ऐसे मतलब ऐसे है, ऐसे आएगी, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो बिल्कुल सेम पाथ पे चली जाएगी, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर वो नॉर्मली आएगी, उसका ऑब्लिकली फॉल करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये हमारी कंडीशन होगी कि वो जो रे है वो ऑब्लिकली फॉल करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जो हमारी मीडियम्स है, ठीक है, मीडियम डेंसिटी जो है उनकी, दैट मस्ट बी डिफरेंट। तो उनकी जो मीडियम्स की डेंसिटी है वो उनमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर उनमें कोई डिफरेंस नहीं है तो हमारी रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं होगी। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए दो कंडीशंस है, हमारी जो रे है वो ऑब्लिकली फॉल करनी चाहिए, एक एंगल पे फॉल करनी चाहिए। दूसरी, हमारी जो डेंसिटीज है मीडियम की वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट नहीं होंगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमारी हो गई थी कंडीशंस। अब हम बात करते हैं कॉजेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है? रिफ्रैक्शन का कॉज सिंपल सा है कि हमारे जो रिफ्रैक्शन है उसका कॉज होता है द डिफरेंस, बेसिकली चेंज नहीं बोलेंगे, द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ मीडियम। तो मीडियम में जो अगर हमने जो हमारी कंडीशन थी वही हमारी कॉज हो जाती है। अगर डेंसिटी जो है मीडियम की डिफरेंस होती है, इसकी वजह से ही हमारा डिफ्रैक्शन हो पाता है, रिफ्रैक्शन हो पाता है। बिकॉज क्या होता है, जब भी हमारी डेंसिटीज में डिफरेंस आता है तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है उसकी क्या चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी जो हमारी रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है उसकी वजह से क्या होती है, हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो रिफ्रैक्शन का कॉज है वो क्या है, उसकी डेंसिटी। अगर हम देखो, अभी हम समझते हैं क्या होगा, हमको सिचुएशंस ले लेते हैं, रिफ्रैक्शन के दो केसेस ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए केस 1 में हम कहते हैं कि हमारी जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। ठीक है, हमने केस लेते हैं, हमें तो ये हमारी जो मीडियम को डिवाइड करी हुई लाइन, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये है हमारे मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 क्या है, हमारा डेंसर है, और मीडियम 2 क्या है, रेयरर है। मतलब यहाँ पर क्राउडनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस मीडियम। ठीक है, अब देखो अगर एक रे ऑफ लाइट है वो ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है, तो वो जैसे ही फॉल करेगी, अब यहाँ पे डेंसर मीडियम था और यहाँ पर आ गई वो रेयरर मीडियम में, तो रेयरर मीडियम में आई तो यहाँ पर उसकी जो क्राउडनेस है वो कम हो गई। इससे क्या होगा, जब क्राउडनेस कम हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, उसको जाना ऐसे चाहिए था, बट अब वो क्या होगी, जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ गई
तो वो अपनी पोजीशन से ज्यादा तेज स्पीड में जाएगी और इधर शिफ्ट हो जाएगी नॉर्मल से थोड़ा अवे। इसमें ये कहाँ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और बट हम दूसरा केस ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे केस में हम बात करते हैं कि अगर जो रे है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर। अब देखिए ये है हमारा मीडियम 1, ये है हमारा मीडियम 2, इसको हम बोल रहे हैं ये रेयर है और ये है हमारा डेंसर मीडियम। तो हमारा ये देखिए ये आई रे इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है। अब देखो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बट क्या हुआ कि हमारा जो मीडियम था वो डेंसर में आ गई। डेंसर है यहाँ पे, क्राउडनेस ज्यादा है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगी, इस रे ऑफ लाइट की स्पीड जो है, जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और जैसे ही उसकी वेलोसिटी कम हो गई तो क्या होगा, उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बट उसकी स्पीड स्लो होने के कारण उसकी डायरेक्शन में थोड़ा इफेक्ट हुआ और वो क्या हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई, बिकॉज क्राउडनेस यहाँ पे बढ़ गई थी। यही है बस सिंपल सा फंडा है, वेलोसिटी की वजह से, मतलब वेलोसिटी में भी चेंज क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, सॉरी बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। जो डेंसिटी है वो ही मेन कारण है किस चीज का, हमारी रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो हमारी जो डेंसिटी में जैसे ही चेंज आएगा वैसे ही हमारी वेलोसिटी में चेंज आएगा और हमारी रिफ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन का कॉज पढ़ा, कंडीशंस पढ़ी, रिफ्रैक्शन होता क्या ये समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं, एक बार हम उनको देखेंगे। अब देखो हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो दो लॉज है हमारी रिफ्रैक्शन के, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं सुंदर सा प्यारा सा। देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे। और हम मान लेते हैं ये हमारा मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है, ओके। ये है हमारे पास, यहाँ से बेंड हो गई, ये क्या है इसका आई एंड दिस इज आर, ये है हमारी नॉर्मल और ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ओके। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा हमने व्यू ले लिया कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है। अब हम लॉज देखते हैं। तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि हमारी इंसिडेंट रे ये जो है, हमारी नॉर्मल और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो एक सेम एक प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो प्लेन है उनका वो सेम है, जो बहुत सिंपल सा लॉ है। उसके बाद दूसरा लॉ है जिसको हमने नाम दिया है, हमने नहीं मतलब बुकने वालों ने नाम दिया है स्नेल्स लॉ, ओके। अब स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, हमारी स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारा, उसको अच्छे से समझेंगे हम। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि हमारा जो साइन आई है, मतलब जो साइन आई मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके अगर हम रेशियो करेंगे तो वो किसके इक्वल है, वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। वो एक कांस्टेंट के इक्वल है और उस कांस्टेंट को हमने क्या वैल्यू दी है, हमने उसको एन मतलब हमने उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, मतलब उस कांस्टेंट को हमने एक वैल्यू दे दी है n, जो कि क्या मतलब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा जो साइन आई बाई साइन आर की रेशियो है वो किसके इक्वल होती है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ओके। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या होता है, एक्सटेंट बताता है कि कितनी ज्यादा बेंडिंग हुई है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। अगर किसी में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मतलब उस हिसाब से एक्सटेंट बताता है किस हिसाब से हमारी बेंडिंग हुई, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है हमारा, ठीक है।
अब इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना है। हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बताते हैं, जो एन होता है वो हमेशा वैल्यू कहाँ से आती है, फाइनल से इनिशियल। जैसे फाइनल से इनिशियल लिखते हैं हम उसको हमेशा। जैसे इसमें बात करते हैं तो फाइनली रे कहाँ पर आ रही है, मीडियम 2 के अंदर आ रही है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे N2। इनिशियली इनिशियली वो रे कहाँ थी, मीडियम 1 में थी, तो हम उसको लेंगे N2 1। ओके, अब हम बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा वेलोसिटी से, वेवलेंथ से और डेंसिटी से कैसे रिलेटेड है, उसके बारे में हम देखेंगे। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशंस। ओके, सो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एन फाइनल इनिशियल है, उसको हम N2 1 लिख देते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, मतलब, ठीक है। अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है। और जितनी कम और जितनी, देखो जो डेंसिटी है, जैसे ही डेंसिटी बढ़ जाएगी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है जो वेलोसिटी है वो कम होने लगती है, और जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा की। ओके, तो हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा के। बेसिकली ये चीजें याद रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ओके, तो अगर हम लिखेंगे तो N2 1 है, अगर इसको तो एक सबसे सिंपल हम, और हाँ ठीक है, इसको हम सबसे सिंपल लिख सकते हैं N2/N1। ओके, तो N2/N1 जो कि N2 लिखा है मैंने, तो ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है ना N2 के बाद, तो यहाँ पर क्या है, हमारी एयर है, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। मतलब किसी भी मीडियम का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात जब भी हम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और N2 1 को अगर मैं कहूँ स्पीड की टर्म्स में, तो स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, V1/V2। ओके, और अगर मैं वेवलेंथ से कहूँ तो वो भी सेम, λ1/λ2, ठीक है। और अगर मैं अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा किसी भी मीडियम को विद रिस्पेक्ट टू एयर जो हम निकालते हैं, उसके फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब स्पीड जो लाइट की है एयर में कितनी है, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर कितनी है, ठीक है। तो वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, और ये क्या होता है, C/V। ओके, तो ये हमारे पास हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, अगर हमें C की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर व्हिच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें C की वैल्यू पता होती है, V वो क्वेश्चन में दे देते हैं, तो आसानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, इसी हिसाब से जो भी होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहीं पर ही खत्म होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम एक डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि हमने मतलब उस डेरिवेशन को नहीं करा, बट हमने उसकी रिजल्ट को हर बार यूज करा है, 10th में भी करा है, ठीक है। तो हमारे पास वो डेरिवेशन क्या है कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई कॉइन है जैसे, तो उसमें हम हमेशा कहते हैं ना, ऐसे सीन होता है उस सब चीजों में कि अगर वो बॉटम में होती है बट वो दिखती ऊपर है, तो उसके लिए हम क्या डायग्राम बनाते हैं, ऐसा सा होता है कुछ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे है, ये रहा मान लो, ठीक है, और वो हमें ऊपर दिखता है, तो उसके लिए हम रे डायग्राम बनाते थे। एक हम सिंपल सी रे लेते थे, ये नॉर्मल है तो इसलिए क्या होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बिकॉज ये सीधी जा रही है, ऑब्लिकली फॉल होना चाहिए उसके लिए, तो ये ऐसे जाएगी सीधी एकदम, ठीक है। और एक हम रे ले लेते थे ऐसी, ये हमने ऑब्लिकली रे ले ली, ये नॉर्मल है हमारा, और ये इससे ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस हो गई, ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ये हो गया इसका अंदर रिफ्रैक्शन। इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, हमारा ब्रेन जो यही काम करता है, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देता है इसको। इस वजह से हमें क्या दिखता है कि ये तो होता तो यहाँ पर है, बट हमें दिखता कहाँ है कि वो कहाँ है, ऊपर है, तो हमें यहाँ दिखता है उसकी इमेज। ठीक है, तो ये क्या हो गई। अब हमें इस सिचुएशन में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कैसे निकालते हैं हम, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये जो चीज आई है इसको अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारी सिचुएशन होती है, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये हमारी एपरेंट डेप्थ है। ठीक है, और ये पूरी क्या है हमारी, ये हमारी रियल डेप्थ है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा मार्किंग वगैरह कर लेते हैं डायग्राम में। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी ले लिया, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा एंगल 90 डिग्री पर ही है, ये एंगल आर बन जाता है, और ये एंगल आई बन जाएगा। बिकॉज ये पैरेलल है तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें स्नेल्स लॉ पता है, हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या कहता है, जो साइन, और हाँ ये मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है, और हम ये मान के चल रहे हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, वो क्या है, वो ग्रेटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो मतलब जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में। ओके, तो हमारा जो साइन आई है अपॉन साइन आर वो किसके इक्वल है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा था ना फाइनल इनिशियल। ओके, अब फाइनली हमारी रे कहाँ जा रही है, मीडियम 1 में, यहाँ लिखेंगे n1, और इनिशियली वो कहाँ थी, मीडियम 2 में थी, तो ये ऐसे आ गया। तो इसका मतलब बेसिकली हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है कि n12 इसके इक्वल है साइन आई बाय साइन आर के। ओके, अब हमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम जाते हैं ना ट्राइंगल्स में। तो इन ट्राइंगल, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में जाऊं, इन ट्राइंगल एबीसी, तो उसमें जो साइन क्या निकलेगा, उसमें साइन आई निकल जाएगा। तो साइन आई की वैल्यू क्या होती है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये रहा इसका परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनस, तो हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारा बीसी, हाइपोटेनस क्या है हमारा एसी। ओके, उसके बाद हमने साइन आई निकाल दिया, वैसे ही हम क्या निकाल देंगे, साइन आर निकाल देंगे। तो साइन आर निकालने के लिए कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, बीसीडी में। तो देखो इन ट्राइंगल बीसीडी, अब इसमें से हम साइन आर निकाल देते हैं, तो साइन आर किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, वही बीसी है, हाइपोटेनस क्या है इसका, सीडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो साइन आई क्या है हमारा, बीसी बाय एसी। ओके, और हमारा साइन आर क्या है, बीसी बाय सीडी। तो बीसी से बीसी कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी n12 वो क्या आ जाएगी हमारी, CD बाय AC। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या ट्विस्ट आता है, देखो कहानी में ये ट्विस्ट है कि हम क्या मान के चलते हैं इस वाली सिचुएशन में कि हमारा जो B और C पॉइंट है ना वो एक दूसरे के काफी क्लोज है। मतलब ये वाली रे और ये वाली रे एकदम पास से निकल रही है, मतलब ऐसे जैसे अगर ये हमारी सीधी रे तो यही कहीं से बहुत पास से हमारी दूसरी रे भी आ रही है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो हमारी डेरिवेशन में अजम्पशन होती है कि बी और सी जो है वो बहुत क्लोज है। तो अब देखो एज बी एंड सी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत क्लोज है, तो इससे क्या होगा, अब देखो जो मेरा सी डी है वो सी डी ऑलमोस्ट बी डी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज वो एक दूसरे के इतने पास है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस में बहुत माइन्यूट सा फर्क है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैं n12 को क्या लिख सकती हूँ, सी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, फिर अब मैं उसको बी डी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब वही बात अगर मैं AC की करूँ, ये AC ये पूरा है, अब ये AC जो है वो ऑलमोस्ट ये AB के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज उनके बीच में डिस्टेंस तो है ही नहीं ना, बहुत माइन्यूट है, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारा जो AC है उसको मैं किसके इक्वल लिख दूंगी, AB के इक्वल लिख दूंगी। अब देखो जो BD था वो क्या थी, वही तुम्हारी एपरेंट डेप्थ थी, और जो ये था AB वो क्या थी, मेरी रियल डेप्थ। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ।
तो अब आप लोग कहोगे अरे ये तो उल्टा लिखा था, वहां उल्टा आ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो हम हमेशा यूज टू किस चीज में रहते हैं, हम N12 लिखने के यूज में कभी नहीं रहते, हम हमेशा N21 लिखते हैं। हमें पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है ये, तो हम हमेशा N21 लिखते हैं। तो हमारी जो सारे डेरिवेशन है वो इसी के हिसाब से होती है, बुक्स में भी और हर जगह पे N21 के हिसाब से। अब अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगी तो N21 किसके इक्वल होता है, 1/N12, ठीक है, इसी के तो इक्वल होता है। अब मैं अगर इस चीज का रेसिप्रोकल लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। और ये तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारे पास आ गया ना। तो बेसिकली हमारी, क्योंकि ये वाली तो हम एयर मान के ही चलते हैं ना, बाहर तो एयर ही है, हमें तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। दैट्स व्हाई मैंने इस स्टेप में हमने चेंज करा, कहां पर, N21, बिकॉज हमें निकालना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है, N2 का है, 1 तो हमेशा एयर ही मान के चलते। तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या आता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी के साथ अब हमारा जो है रिफ्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो गया है, सारे इसमें यही था। अब हम करेंगे TIR, ठीक है जी। तो अब TIR हमने 10th में, हमने ऑलमोस्ट रे ऑप्टिक्स में सारी चीजें 10th में पढ़ी होती है, बस उसी को थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ाते हैं 12th में, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, TIR, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आ ही जाता है क्वेश्चन इससे। फुल फॉर्म क्या है इसकी, टोटल रिफ्रैक्टिव, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब TIR होता क्या है, ठीक है। अब देखो TIR, अब मैं हम एक सीन ले लेते हैं आराम से समझिए। अगर ये हमारे पास सोर्स है कोई सा भी, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट्स आ रही है, और हम मान, अब देखो TIR की कंडीशन क्या होती है, बस एक ये दो कंडीशंस होती है इसकी। पहले हम ये मान के चल, एक कंडीशन में बता देती हूँ कि हमारा जो मीडियम 1 है, मतलब जो रे ऑफ लाइट है, वो हमेशा डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, मतलब डेंसर टू रेयरर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है तो N1 मस्ट बी ग्रेटर देन N2, ये होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये सोर्स है, इसमें से लाइट रेज निकलेंगी, तो हम क्या अगर ये यहाँ से एक रे निकली, ठीक है, और ये है नॉर्मल, अब ये कौन से डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कुछ ऐसे, ठीक है। अगर मैं एक और रे लूंगी, ये रही एक और रे, ठीक है, तो वो ऐसे गई, ये मैंने बनाया नॉर्मल, तो वो भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ऐसे। अब एक टाइम पे क्या होगा, एक एंगल ऐसा, अब देखो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, इसको I1 मान लिया, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, बट एक एंगल ऐसा आएगा कि जो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये वाली, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक एंगल ऐसा आएगा, जैसे ये है, मान लो ये हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल आया, तो एक एंगल ऐसा आएगा कि हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है, कि ये बेंड पहले बेंड हो रही है, फिर एंगल थोड़ा और बड़ा करा तो और बेंड हो रही है, और एंगल और बड़ा करा और बेंड हो रही है। अब क्या होगा, एक एंगल ऐसा आएगा कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है जी। हमने क्या करा, हमने रेज निकल रही है, हम उसको फॉल करा रहे हैं, तो एंगल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, यहाँ पर वो और बेंड होती जा रही है, तो एक एंगल ऐसा आएगा कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल ही बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ओके। और क्रिटिकल एंगल से आप थोड़ा सा भी बड़ा एक और रे लोगे ना, जैसे ये मान ली मैंने, ये एक रे, तो इस रे में क्या होगा, ये हमने एंगल है, इस क्रिटिकल एंगल से कोई भी बड़ा एंगल है, ठीक है, तो एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कोई सा भी मैंने मान लिया, तो उसमें क्या होगा हमारा, दोबारा लिख देते हैं इसको, ये हमारा एक एंगल ऐसा है जो क्या है, बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी अब, और वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी, ये, ठीक है जी। तो मतलब हमारा क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा एंगल ले लिया मैंने थोड़ा सा भी, तो क्या होगा, मेरी रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई। यहाँ पे क्या होगी, रे वापस सेम मीडियम में ही आ गई, दूसरा मीडियम उसने चेंज ही नहीं करा। तो इसी को ही बोलते हैं हम TIR। TIR में बेसिकली क्या है कि हमारी जो रे है वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट नहीं करेगी,
रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अब रिफ्रैक्शन, ये TIR होने की कंडीशंस क्या है, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर समझाते हैं इसकी कंडीशंस क्या है। तो TIR होने की कंडीशंस क्या है हमारी, TIR कब होगा, पहली कंडीशन जो है हमारी, कंडीशन लिखते हैं हम TIR की। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारी जो रे है, रे मस्ट मूव फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि जो रे है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। अगर वो डेंसर से रेयर में नहीं जा रही तो रिफ्लेक्शन तो होगी ही नहीं ना, बिकॉज वो तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, मतलब क्लोज टू द नॉर्मल हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से कहाँ जानी चाहिए, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जानी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो TIR तो भूल ही जाओ फिर। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी वही कंडीशन है, क्या है कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल है, तो द angle of incidence must be greater than the critical angle, ठीक है। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो है ये साइन होता है क्रिटिकल एंगल का, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अगर ऐसा नहीं होगा तब भी हमारी TIR नहीं होगी। तो दो कंडीशन से TIR होगी, एक तो वो डेंसर टू रेयर में जाना चाहिए, दूसरी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होना चाहिए हमारा क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रूफ करेंगे मतलब एंगल इस TIR में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं उस चीज को देखेंगे, ठीक है। ओके जी। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले चीज क्या पता है, हमें पता है हमारी स्नेल्स लॉ, ठीक है। अगर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके देख लेते हैं क्या हो रहा है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n/1 किसके इक्वल है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो हमारा साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल है, n/1 के, ओके। अब हमारे जो TIR का सिचुएशन होती है, जो TIR में क्या होता है वो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम वो ले ले क्रिटिकल एंगल, अगर मैं क्रिटिकल एंगल पे कर रही हूँ, अगर ये रहा सोर्स और मैं उसको क्रिटिकल एंगल पे कर रही हूँ, क्रिटिकल एंगल पे करने से क्या होगा कि हमारी रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी रिफ्रैक्टेड रे। तो साइन, अगर मैं क्रिटिकल एंगल ले रही हूँ तो साइन आर, रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ओके जी। तो 90 डिग्री है, साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है, तो मतलब यही हो गया n/1 किसके इक्वल है, साइन आई सी। अगर अब मैं n12 निकालूं, बिकॉज मैंने जो मीडियम था 1 और 2 ऐसे ले, ठीक है। तो अगर n12 की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी 1 बाय साइन 2 n12। तो अब देखो वो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन, तो मतलब अगर मैं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा साइन आई सी, ठीक है। तो ये होता है हमारा TIR का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने TIR पढ़ लिया, हमने ये देख लिया, अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ TIR। मतलब TIR हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, ओके। तो एप्लीकेशन सबसे पहले कहाँ एप्लीकेशन अप्लाइड होता है, ये डायमंड में, जो डायमंड्स के कट होते हैं, जो डायमंड्स के कट होते हैं उसमें भी हमारा, तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड्स के कट होते हैं उसकी जो शाइनिंग आ रही होती है
बेसिकली अगर ये एक डायमंड की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये रह गई तो वो शाइन किस वजह से करता है, बिकॉज यहाँ पर सारी TIR होती है अंदर, इसकी वजह से वो इतना शाइन करता है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है इसकी पहली क्या है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। दूसरा कहाँ होती है हमारी, मिराज में। ओके, तो दूसरी एप्लीकेशन है इसकी मिराज। जो डेजर्ट्स में धोखा हो जाता है ना लोगों को, पानी दिख रहा है बट होता नहीं एक्चुअली में पानी, तो उसकी भी वजह क्या होती है, ये TIR ही होती है। ओके, और हमारी तीसरी एक और मतलब, हाँ इसके बाद हम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उसमें भी क्या हमारे TIR यूज होता है। ओके, और हमारे एक और चीज आती है जिसमें TIR यूज होता है, जो कि पूछते हैं बेसिकली क्वेश्चन में आ जाता है न्यूमेरिकल में, वो है हमारा TIR प्रिज्म। जो TIR प्रिज्म्स है उसमें कैसे TIR इस्तेमाल होती है उसको हम देखेंगे, ठीक है। TIR प्रिज्म्स, तो अब हम बेसिकली ये सब तो नॉर्मल सी चीजें होती है, हम TIR प्रिज्म को एक बार देखेंगे। तो हम इसको रब कर रहे हैं, हम TIR प्रिज्म को देखेंगे। प्रिज्म्स ये स्पेशल टाइप के प्रिज्म होते हैं एक्चुअली में, जो रियल हम मेनली लैब्स में यूज करते हैं प्रिज्म, वो क्या होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं सारे, बट ये स्पेशली मेड प्रिज्म होते हैं जिसमें 45, 90 एंड 45 डिग्री एंगल्स होते हैं। तो ये वाले प्रिज्म्स होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सबसे पहले, हम इसमें सबसे फर्स्ट केस लेंगे डेविएटिंग रेज थ्रू नाइन्टी डिग्री। ओके, तो हमारा सबसे पहला केस है डेविएटिंग रेज थ्रू 90 डिग्री। अब देखो इसमें क्या होगा, ये हमने एक प्रिज्म हो गया हमारा 45, 90 और 45, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये 45, ये 45 होते हैं। ओके, तो हमने क्या करा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ये A और ये B है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से रेज गई, एक रे ये रही। अब देखो ये रे जो है ये क्या है, बिल्कुल नॉर्मली आ रही है, इस पे फॉल कर रही है, तो ये इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल सीधा चली जाएगी ऐसे के ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट करेगी क्योंकि ऑब्लिकली फॉल करेगी, बिकॉज ये जो हमारे सरफेस है ये इंक्लाइंड है, ठीक है। अब इस पे अगर हम करेंगे तो ये एंगल ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगी, TIR हो जाएगी, बिकॉज इसका ये TIR वाले प्रिज्म से, तो यहाँ पे TIR होना तो इंपॉर्टेंट है। ये 45 डिग्री एंगल बनाता है और ये इसका क्रिटिकल एंगल से ऊपर बनता है, तो ये हमारे यहाँ पे TIR होगी। तो ये क्या होगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर अब देखो इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो ये क्या होगा, ये भी नॉर्मली ऐसे चले जाएगा। अब देखो इस वाली चीज में एरोस तो बिल्कुल याद रखना है, एरोस के बिना तो कुछ नहीं बनाना है। ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में एरोस के बिना तो बिल्कुल व्यर्थ है सब कुछ चीजें, ठीक है। अब ये हमारे पास एक रे आ गई, हमने ट्रेस कर दिया उस रे। अब दूसरी रे यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, ये A पॉइंट की रे है, जो A पॉइंट था उसकी रे निकली है ये। ओके, अब हम नीचे से रे निकालते हैं, तो ये वैसे ही गई। ये क्या हुआ, स्ट्रेट जा रही है तो बिल्कुल नॉर्मली सीधा गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे उसकी TIR हो जाएगी, नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल से ऐसे जाएगी। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर भी स्ट्रेट जा रही है, नॉर्मली फॉल कर रही है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने का कोई सेंस ही नहीं है, सीधी चली गई, ठीक है। तो ये और ये हमारे पास B पॉइंट आ गया। तो अब हमारा डायग्राम देखो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, जो इमेज बनेगी। तो ये देखो, ये स्ट्रेट थी, अब ये ऐसे हो गई, तो डेविएशन कहाँ हुई, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो डेविएट कितने से करी, 90 डिग्री से करी। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, डेविएटिंग थ्रू 90 डिग्री। ओके, अब हम करेंगे डेविएटिंग थ्रू 180 डिग्री। तो सेकंड केस में हम करेंगे डेविएटिंग थ्रू 180 डिग्री। ओके, अब देखो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, अब हमारी देखो सिचुएशन ऐसी है, हमने जो प्रिज्म था उसको ऐसे नहीं रखा, हमने प्रिज्म की पोजीशंस को चेंज कर दिया, हमने प्रिज्म को ऐसे रख दिया। ये है हमारा 90 डिग्री वाला एंगल जो कि है यहाँ पर, ओके, और ये 45 और ये 45 है, ये 90 डिग्री। अब ये रहा हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि मैं ऊपर ले लूंगी थोड़ा सा जरूरी था। ये है हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये A है पॉइंट, ये है B पॉइंट। अब मैं A पॉइंट से रेज निकालना स्टार्ट करती हूँ, तो देखो यहाँ से अगर रे गई ये ऐसे, अब ये सरफेस पे नॉर्मली फॉल कर रही है, बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी और सीधा सीधा चली जाएगी। अब ये यहाँ पे गई, यहाँ पे क्या होगा, अब इसका ये ऑब्लिकली फॉल कर रही है और ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट TIR शो करेगी,
ठीक है, ये ऐसे गई, ये टी आई आर। यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे इसके फिर टी आई आर शो करेगा, ये ऐसे गया। अब इस पे क्या नॉर्मली फॉल कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट बाहर निकल गई एज यूजुअल। ठीक है, एरोज डालना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा कि ये रे यहाँ से भी जाएगी, ओ सॉरी ये ऐसे गई, नॉर्मली फॉल करेगी, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, ये हो गया ऐसे। और फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर से टी आई आर होगा, ये नॉर्मल बनेगा उसका, और फिर ये यहाँ से बाउंस बैक, बिल्कुल सीधा। ठीक है, मेरा थोड़ा छोटा सा बन रहा है लाइन, तो देखिए इसको ऐसे करते, मेरी लाइन सीधी नहीं आ रही है ना, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे। तो अब देखो ये वाली रे थी पॉइंट ए की और ये थी बी की, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे उल्टी बन जाएगी बिल्कुल। तो इसमें देखो पहले ही ऐसे था, ऐसे हो गया, तो डेविएट कैसे हुआ, पूरा का पूरा 180 डिग्री से। तो हमारी डेविएशन कैसे हुई, पूरी 180 डिग्री की। तो हमने 2 करी, अब एक लास्ट और करनी है। अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा जो इमेज है, देखो जो हमारी थर्ड है उसमें क्या हो रहा है, उसमें होगा इन्वर्ट। इमेज जो है हमारी वो इन्वर्ट कर जाएगी विदाउट डेविएटिंग, विदाउट डेविएटिंग। ठीक है, डेविएट नहीं करेगी, इमेज बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगी अपने पार्ट से। अब देखो इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा से अपनी प्रिज्म को पोजीशन चेंज कर देंगे। अब हमारी प्रिज्म की पोजीशन कुछ ऐसी सी है, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म 90 डिग्री का, 45 ये 45, ये यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये ए है, ये बी है। अब यहाँ से हम रे स्टार्ट करते हैं, तो ए पॉइंट से हमने रे निकाली, ठीक है, ये तो निकालेंगे, यहाँ से अगर मैंने रे निकाली, देखो अब क्या होगा, यहाँ पर टी आई आर होगा, यहाँ पे नॉर्मल हुआ और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऑब्लिकली फॉल कर रही है, यहाँ पर भी टी आई आर होगा, ये रहा इसका नॉर्मल और ये ऐसे चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इसका टी आई आर होगा, तो अब ये ऐसे चली गई, मेरा नॉर्मल। तो मतलब देखो हर सिचुएशन में इसका टी आई आर हुआ है। ठीक है, और देखो दूसरे में क्या होगा, अब अगर हम बी पॉइंट से निकालेंगे, तो बी पॉइंट से निकालने से क्या होगा, यहाँ पर से गई, मेरा नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से टी आई आर हुआ, फिर ये रहा नॉर्मल, फिर यहाँ से टी आई आर, फिर ये रहा नॉर्मल, फिर यहाँ से टी आई आर। ठीक है, तो मतलब देखो ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था। ठीक है, और ये इमेज कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है। तो हमारा क्या हुआ, इमेज बिल्कुल भी डाइवर्ट, मतलब डाइवर्ट नहीं हुई, डेविएट नहीं हुई कहीं पे, बिल्कुल सेम इन्वर्ट हो गई, उल्टी बन गई। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट था जिसमें हमारा सिचुएशन थी। इसी के साथ ये वाली वीडियो हमारी खत्म होती है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।